हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिचा। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, दैट इज़ यूजीसी नेट JRF बाय रिचा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि मैं इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाली हूँ पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड। ये हमारा सेशन होने वाला है और ये हमारा पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का 7th सेशन है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो भी पॉल्यूटेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या अब तक हमने जो भी टॉपिक किया उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको, और फिर बाद में हम यहाँ पर शेयर करेंगे नॉइज़ पोल्यूशन। ठीक है, नॉइज़ पोल्यूशन भी मैं आपके साथ बीच में डिस्कस करूंगी जो कि इम्पॉर्टेंट है और डायरेक्ट क्वेश्चंस वहाँ से भी आते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे हमने कल टॉपिक एंड किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग द फिजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर। जब वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट यहाँ पे बताया था आपको, तो उसका यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है, स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में क्या होता है कि ये देखिए, जो ये वाटर है ये यहाँ पे स्टोर था और यहाँ पर जो बड़े बड़े कूड़े कचरे थे उनको इकट्ठा कर दिया गया, अलग कर दिया गया, उनसे सेपरेट कर दिया गया। तो स्क्रीनिंग का आप कभी भी देखो कि जो एग्जाम होता है, कई बार जब जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड होता है और कई स्टेप में एग्जाम हो रहा होता है तो एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे मैक्सिमम लोगों को छांटा जा सके। तो यानी कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जब हम वाटर को क्लीन करने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम जो बड़ी बड़ी गंदगी उसको छांट सकते हैं। तो ये हो गया स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग के बाद आता है कोगुलेशन, ये जैसे कि आप देख रहे हैं। फिर आता है फॉक्यूलेशन। फॉक्यूलेशन में क्या होता है कि जो भी एक जैसे इसको ऐसे करके मिक्स करते हैं तो जो भी गंदगी होती है उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है और वो सब जो है सेंटर के पास आ जाती है। फिर क्या होता है, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या हुआ कि अब उन्हीं वो गंदगी को ऐसे छोड़ दिया जाता है, वो नीचे की तरफ वो सेटल डाउन हो जाए, इसलिए इसको सेडिमेंटेशन कहते हैं। और फिर यहाँ से जो ऊपर क्लीन वाटर होता है वो हम फिल्टरेशन के थ्रू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा स्टेप है। अगर देखें तो डिटेल में एक स्टेप इस तरह से बताया गया है कि पहले वाटर को कलेक्ट किया जाए, फिर स्क्रीनिंग की जाए, स्क्रीनिंग के बाद केमिकल डाला जाए उसके अंदर, फिर कोगुलेशन करते हैं, कोगुलेशन के बाद फॉक्यूलेशन, फिर सेडिमेंटेशन और फिर फिल्टरेशन। उसके बाद डिसइंफेक्शन भी उसमें डाल सकते हैं और स्टोरेज। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं कि केमिकल एडिशन पहले होगा और डिसइंफेक्शन यहाँ पर डालेंगे। तो ये चीजें हैं। बट अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फॉक्यूलेशन, फिल्टरेशन, स्क्रीनिंग और सेडिमेंटेशन। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या होता है, हमें बताया गया है कि सबसे पहले तो भाई स्क्रीनिंग होती है और लास्ट में क्या आता है, फिल्टरेशन आता है। तो ये दोनों हमने लिख लिया। अब देखते हैं कि क्या ऑप्शन में है ये। तो सी यहाँ पर है, बी यहाँ पर हमें मिल रहा है। बट उसके बाद क्या आएगा आपका, जो सबसे पहले स्क्रीनिंग के बाद क्या आएगा, स्क्रीनिंग के बाद आपका आना चाहिए पॉक्यूलेशन, यानी कि ए आना चाहिए पॉक्यूलेशन। पॉक्यूलेशन के बाद सेडिमेंटेशन आना चाहिए, यानी कि डी आना चाहिए। बट यहाँ पर ऑप्शन ये है नहीं, सो हमें यही वाला मार्क करना होगा क्योंकि इससे ज़्यादा और रिलेवेंट कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। यानी कि जो क्वेश्चन में है वो ऑप्शन आपको इस तरह से दिया हुआ है, लेकिन आपको फॉलो किसको करना है, स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग के बाद फॉक्यूलेशन, फॉक्यूलेशन के बाद सेडिमेंटेशन और सेडिमेंटेशन के बाद आएगा फिल्टरेशन। सो क्वेश्चन में यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो थोड़ा उल्टा पुल्टा दिया है। तो अब चूंकि ऑप्शन इसी तरह से हैं तो हम इसे ही ऐसे ही मार्क करेंगे। तो आप ये भी देख लीजिए कि क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में भी इस तरीके का आ जाता है, तो वहां पे आपको किस तरह से डील करना है कि आप जो मोस्ट मतलब पहला स्टेप हो सकता है उसको रखेंगे और फिर जो मोस्ट सूटेबल होगा आपको उसी को ही आंसर करना होगा। बिल्कुल फिक्स चीजें नहीं हो पाती हैं कभी कभी एग्जाम में। तो यहाँ पर आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है, यहाँ पर क्या कहता है, कंटामिनेशन ऑफ एक्वेटिक एनवायरमेंट बाय पॉलीक्लोरिनेट बाइफेनाइल, PBC जिसको कहते हैं, कैन ओरिजिनेटेड फ्रॉम। तो कह रहा है कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट में कुछ पॉल्यूशन संबंधित बात कर रहा है, इनमें से किससे हो सकता है ये जानना चाहता है। तो एक्वेटिक यानी वाटर से रिलेटेड पॉल्यूशन। सो हम इसमें से वो वाली चीजें पिक कर लेंगे जो वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन को हमें अपनी तरह इंटरप्रेट करना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, सीवेज। तो सीवेज आपको बताया है कि ये तो वाटर पॉल्यूशन का ही हिस्सा होता है। वेस्ट इंसिनरेटर, ये भी हमने देखा था, ये भी वाटर पोल्यूशन का ही हिस्सा होता है। टॉक्सिक डंप,
ये वाटर पोल्यूशन भी हो सकता है और सॉइल से रिलेटेड भी हो सकता है, क्योंकि कभी जगह जब खाली मैदान वगैरह होते हैं तो वहाँ पर डंप कर देना बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में जो भी प्लास्टिक वगैरह जो भी खराब कूड़ा कचरा है तो वो भी होता है। बट टॉक्सिक डंप करते हैं ना, जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि जो ट्रॉली वगैरह होती है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो लोग नदियों में बहा देते हैं, तो इसी की बात कर रहे हैं टॉक्सिक डंप्स। तो ये भी हमारा वाटर पोल्यूशन का हिस्सा हो गया। थर्मल पावर प्लांट और ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जो पोल्यूशन निकल रहा है ये किसको पोल्यूट कर रहा है? हमारे एयर को पोल्यूट कर रहा है। और ये सब किसको पोल्यूट कर रहा है? वाटर को पोल्यूट कर रहा है। सो हमें किसको पिक करना है? 1, 2 और 3 को। 1, 2 और 3 ऑप्शन डी में है, सो हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है? असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन में कहता है कि लेक्स आर लेस प्रोन टू गेटिंग पोल्यूटेड दैन रिवर। ये कहता है कि जो लेक हैं वो कम प्रोन है, मतलब कि वो कम पोल्यूटेड हैं। प्रोन मीन्स आप ऐसे समझ सकते हैं कि थोड़ी डेंजर स्थिति में। तो लेकिन यहाँ पे कहना ये चाह रहा है जो लेक हैं वो कम पोल्यूटेड होती हैं दैन रिवर से। तो हमने कल एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि जो लेक हैं वो ज़्यादा पोल्यूटेड होती हैं दैन रिवर से, क्योंकि लेक में पानी स्टेबल होता है और यहाँ पर पानी जो है वो बहता हुआ होता है। तो बहता पानी की वजह से ये क्या होता है, यहाँ पर कम पोल्यूशन होता है, जबकि लेक्स में ज़्यादा पोल्यूशन होता है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जस्ट अपोजिट बात कह रहा है। नाउ रीजन क्या देता है कि वाटर इन लेक्स गेट रिप्लेस्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेस। तो ये बात ठीक कह रहा है कि जो वाटर है लेक्स का वो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू रिप्लेस होता है। क्योंकि देखिए ना, जैसे कि यहाँ पर पहले ये इवेपोरेट होता है वाटर, फिर बारिश आती है तो फिर लेक्स भर जाती हैं, इस तरीके का चलता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है। सो असर्शन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। सो आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कहता है? द फिनोमेना ऑफ ओजोन डिप्लीशन इज कॉज्ड बाय। ओजोन में जो डिप्लीशन हो रहा है उसका कारण क्या है? तो कह रहा है यहाँ पे वॉलेटाइल क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, इमिशन फॉर थर्मल पावर प्लांट, कंबस्शन ऑफ अर्बन वेस्ट, एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर। अच्छा ये बताइए, ये तो मैंने कल बताया था, फर्टिलाइजर डालते हैं और पेस्टिसाइड डालते हैं, ये कहाँ पर डालते हैं? ये तो हम लोग सॉइल में डालते हैं। तो सॉइल में डालेंगे तो सॉइल में पोल्यूशन होगा ना, हवा में तो पोल्यूशन नहीं हो जाएगा, सॉइल में डालेंगे तो सॉइल पोल्यूशन हो रहा है। और ओजोन किस तरीके से रिलेटेड है? ओजोन में तो हम बात करने वाले हैं एयर की। तो ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए, डी वाला आप सभी काट दो। लो आंसर आ गया यहीं से ही, ठीक है, ए बी सी। बट और यहाँ पे समझ लीजिए कि आपको बताया था कि जो ओजोन होती है, ओजोन लेयर है, वो स्ट्रेटोस्फेयर में है, और यहाँ पर अगर हम लोग CFC वगैरह निकलता है जो क्लोरोकार्बन, वो जब ऊपर चला जाता है तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में होल हो जाता है, ओजोन लेयर वहाँ से हट जाती है, ये बात बताई थी। और क्या होता है कि अर्बन वेस्ट की कारण जो वैरायटी ऑफ मटेरियल रेंजिंग फ्रॉम हार्मलेस पेपर टू हार्मफुल प्लास्टिक फोम्स वगैरह है वो भी ओजोन को फर्क डालते हैं। दूसरी बात है कि जहाँ पे भी डाइऑक्सिन और फ्यूरेन्स एमिट होंगे, यानी कि अगर ओपन में बर्निंग की जाएगी तो डाइऑक्सिन और फ्यूरेन इमिट होते हैं, ठीक है। और ये डाइऑक्सिन और फ्यूरेन जो हैं वो ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इसलिए ये भी आपका अर्बन वेस्ट वाला और इमिशन ऑफ थर्मल पावर प्लांट, ये सभी चीज़ें जो हैं ओजोन की लेयर को हानि पहुंचाएंगी, यानी ओजोन को डिप्लीट करेंगी। सो ए बी सी ऑप्शन आपका थर्ड में है, तो हम थर्ड के साथ जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक्स आर कंसिडर टू बी मोर ससेप्टेबल टू पोल्यूशन दैन रिवर। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो लेक्स हैं वो ज़्यादा पोल्यूटेड हैं दैन रिवर से, तो ये बात ठीक कह रहा है। अब इसका रीज़न क्या कह रहा है? वाटर इन लेक मे टेक डिकेड्स टू रिप्लेस। हाँ हो सकता है, ये बात भी ठीक कह रहा है, कोई गलत बात नहीं कह रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर बहता हुआ पानी नहीं है ना, तो टाइम लग जाता है इवेपोरेट होने में, फिर बारिश होती है तो वो फिल होता है, तो पूरा रिप्लेस होने में उसको डिकेड लग जाते हैं। सो ये बात भी ठीक कह रहा है।
ठीक है ना, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो हम आंसर फर्स्ट वाले के साथ जाएंगे। नाउ नेक्स्ट है, इसमें क्या कहता है, इन पॉल्यूटेड अर्बन एरिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग द हाईएस्ट कंसंट्रेशन यानी कि पीपीवी इन फोटोकेमिकल स्मॉग। तो फोटोकेमिकल स्मॉग आपको बताया था, जो कि हल्की ब्राउन और येलो सी जो स्मॉग होती है उसको फोटोकेमिकल स्मॉग कहते हैं। इसमें कह रहा है कि इनमें से यानी कि ओजोन, पीएन और हाइड्रोकार्बन्स और कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सभी में से इन द पॉल्यूटेड अर्बन एरिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट कंसंट्रेशन, इन सब में से किस में जो है हाईएस्ट कंसंट्रेशन है फोटोकेमिकल स्मॉग का। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में जो है सबसे हाईएस्ट जो है कंसंट्रेशन होता है। नाउ नेक्स्ट है, यहाँ पर क्या कह रहा है, हाई हैजार्ड वेस्ट में कंटेन, हाई हैजार्ड जो मतलब बहुत ज़्यादा जो हैजार्ड है ह्यूमन के लिए, उसमें क्या चीज़ें होती हैं, उसमें पैथोजेंस होते हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं, नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस और कोअर्सिव सब्सटेंस। तो देखिए पैथोजेंस भी हमने पढ़ा, जो कि पानी में किस तरह से वो पनपते हैं और किस तरह से वो ह्यूमन या किसी की भी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और फिर वो एक वायरस की तरह होते हैं और उसी से ही अपना पेट भी भरते हैं और उसी को जिसकी होस्ट की बॉडी में जाते हैं उसको नुकसान भी पहुंचाते रहते हैं। तो पैथोजेंस तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। रेडियो एक्टिव वेस्ट भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं, जैसे कि आप देखते होंगे कि एक्सरे वगैरह होता है और ये सब जो भी आप देखते हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको अगर एक बार वो स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर वो बहुत दूर तक उनका वो जाता है रेज वगैरह। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जिनमें कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा है, जैसे कि कुछ भी ना हो, किसी के होने से कोई फर्क ही ना पड़े, तो वो हैजार्डस तो होंगे नहीं, सो सी वाला नहीं होगा। कोर्सिव सब्सटेंस ये भी होंगे, सो सी ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, तो हम सी को हटा देते हैं। बाकी सभी हैं तो ए बी डी ऑप्शन फर्स्ट में है, सो फर्स्ट इज दी आंसर हो जाएगा। नाउ अब हम बात करते हैं नॉइस पोल्यूशन की, जो कि बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बस ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए तो यहाँ से क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो नॉइस पोल्यूशन में होता क्या है कि बहुत ज़्यादा जब एक पैरामीटर है, अगर उससे ज़्यादा नॉइस हो जाए तो उससे काफ़ी डिजीजेस भी हो जाती हैं, ह्यूमन के लिए वो हार्मफुल भी होता है। तो जो नॉइस पोल्यूशन है उससे होता क्या है कि नॉइस पोल्यूशन इज ए अनप्लीजेंट नॉइस क्रिएटेड बाय द पीपल, मशीन, जैसे लाउड स्पीकर वगैरह चला देना, हेलीकॉप्टर की नॉइज हो गई, जो फायर क्रैकर्स होते हैं, वॉशिंग मशीन हो गई, इंडस्ट्रियल एरिया में काफ़ी सारी मशीन, बड़ी बड़ी मशीन होती है, बहुत आवाज़ करती है, एयरक्राफ्ट हो गए, एरोप्लेन की आवाज़ हो गई, तो इन सभी चीज़ों से नॉइस पोल्यूशन होता है। तो अब ये क्या करते हैं, दे कैन बी अनाइंग, डिस्ट्रैक्टिंग, इंट्रूसिव एंड फिजिकल पेनफुल होता है। नॉइस पोल्यूशन कम फ्रॉम द सोर्स सच एज रोड ट्रैफिक से होता है, जेट प्लेन्स वगैरह। अब यहाँ पर वही सारी बातें बता रहा है कि कहाँ कहाँ से हो रहा है। फिर कहता है कि साउंड इज मेजरेबल इन डेसिबल, हमने पहले भी देखा कि इसको डेसिबल में डीबी में मेजर करते हैं। एंड इंक्रीज अबाउट जो है अगर डेसिबल से इंक्रीज हो रहा है तो अप्रॉक्सीमेटली डबल इंक्रीज इन लाउडनेस। अ पर्सन इज हियरिंग कैन बी डैमेज इज इफ जो नॉइस लेवल है अगर 75 डेसिबल से ऊपर हो जाए, तो ऐसा है। और फिर यहाँ पे भी कह रहा है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने रिकमेंड ये किया कि साउंड लेवल इनडोर का कितना होना चाहिए, लेस देन 30 dB। अब यहाँ पर देखिए जो ये साउंड है उसको किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। तो एक एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि हियरिंग जो थ्रेशोल्ड है वो कितना होता है, वो 0 dB होता है, ठीक है। 10 dB पे डेजर्ट, 20 भी नॉर्मल है एंड 30 पे क्वाइट रूम होते हैं। और लाइट ट्रैफिक जहाँ पर होता है वहाँ पर 50 dB का एक पैरामीटर सेट किया गया है। तो इस तरीके से ये है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए इसको डीबी यानी डेसिबल में मेजर किया जाता है और एक बगल में ऐसे ए लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है इसको भी अभी समझते हैं। तो एक और यहाँ पर पैरामीटर है जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में डिफाइन किया गया है कि डे टाइम और नाइट टाइम। तो इंडस्ट्रियल एरिया में जो डे टाइम है वहाँ पे 75 और नाइट टाइम में 70
कॉमर्शियल एरिया में 65 dB बताया गया है और नाइट में 55 dB, ये याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। रेजिडेंशियल एरिया में यानी कि ये जो होम वगैरह होते हैं ना, हमारे घर वर होते हैं, वहां पे डे टाइम में 55 dB चलेगा और 45 dB नाइट में। साइलेंस जोन, साइलेंस जोन जैसे कि क्या हो गया, स्कूल हो गया, स्कूल हो गया और क्या हो गया, हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 50 dB डे टाइम में और 40 dB नाइट टाइम में। क्यों? क्योंकि देखिए इसको हमेशा साइलेंस जोन में इसलिए रखा गया क्योंकि जो स्टडी है वो भी आपकी साइलेंट जोन में ही हो सकती है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा हो तो वहाँ पे पढ़ना उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता, तो इसलिए इसको साइलेंट जोन में रखा गया कि इसको 50 डिग्री डे टाइम में और 40 जो है नाइट टाइम में होना चाहिए। और जो हॉस्पिटल है वहाँ पे भाई पेशेंट्स वगैरह होते हैं, उनको भी थोड़ा रिलैक्स चाहिए होता है। अगर बहुत ज़्यादा नॉइस होगा तो वो अपने हेल्थ का और ध्यान नहीं रख सकते हैं। तो इस तरह से इसको डिवाइड किया गया है, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल और साइलेंट जोन। अब देखिए जो DBA था ये क्या है, DBA इज मेजर has been adjusted to consider the varying sensitivity, ये sensitivity को बताता है, ठीक है, of a human ear to different frequency of the sound. Very low or very high frequency are given less weight than on the standard. मतलब अगर देखें तो जैसे ये जो नॉर्मल कर्व होता है उसी की बात कर रहा है कि बहुत कम पे बहुत कम लोग आते हैं, जैसे अगर बहुत ही कम मार्क्स वाले बच्चे भी बहुत कम होते हैं और बहुत ही ज़्यादा मार्क्स वाले भी बच्चे बहुत कम होते हैं, एवरेज वाले ज़्यादा होते हैं। तो वही बात यहाँ पे भी है कि देखिए जो बिल्कुल ही ज़ीरो वाला जो थ्रेशोल्ड रखा गया है वो भी नहीं होता, कुछ ना कुछ साउंड होता रहता है, और बिल्कुल मैक्सिमम जो प्रोन टाइप का है वो भी नहीं होता है, ठीक है। सो उसके भी मतलब ज़्यादा वो नहीं है, बट जो बीच वाला है वहां पर ज्यादातर सारी ही चीजें आपकी कवर हो जाती हैं। तो ये इस बात को बता रहा है। और क्या कहता है यहाँ पे कि अगर कंपेयर करें DB यानी डेसिबल को और डेसिबल A को, इज अ टाइप ऑफ वेनिंग मेजर दैट यूज दैट अंडरस्टिमेट द परसीव्ड लाउडनेस, annoyance factor and stress including the capacity of noise with low frequency component especially at moderate or high volume of noise. तो ये कह रहा है कि जो DB और DBA है वो जो DBA में हम ज़्यादा चीज़ों को मेज़र कर सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रेस लेवल, अनोइंग फैक्टर, लाउडनेस, इन चीज़ों को भी मेज़र कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक जो क्वेश्चन है ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन कंट्रोल रूल 2000 द नाइट टाइम स्टैंडर्ड परसेप्टिबल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जो कि साइलेंट जोन में नाइट टाइम में कितना होता है ये बताना है, ये बताना है। तो ये हमने चार्ट के थ्रू अभी देखा था कि वहाँ पे 40 dB रखा गया था जो कि नाइट टाइम के लिए साइलेंट जोन में होना चाहिए। सो इसका आंसर 40 dB हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कहता, इन अ सिटी द नॉइस लेवल represented by equivalent sound pressure level over 8 hour period were reported 80 dB A. What does A refer? यहाँ पर A क्या है ये बताना है। तो a type of amplifier used to measure, क्या ये एक एम्पलीफायर है? एक टाइप ऑफ माइक्रोफोन है जो कि यूज किया गया है मेजर करने के लिए। द मेजर ऑफ डे टाइम है या टाइप ऑफ वेटिंग है यूज टू मेजर। तो ये एक टाइप का वेनिंग है जिसको कि यूज किया गया है मेजर करने के लिए। जैसे यहाँ पर भी देखिए बताया गया है कि DBA इज अ मेजर जस्ट टू कंसीडर द वेनिंग सेंसिटिविटी, ये वेट को मेजर करता है। इट्स कंपेयर DBA इज अ टाइप ऑफ वेनिंग मेजर दैट यूज टू अंडर एस्टिमेट द परसीव्ड लाउडनेस, ठीक है। सो इसका आंसर यहाँ पर D हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, डे टाइम नॉइस स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब फॉर रेजिडेंशियल एरिया इन इंडिया। रेजिडेंशियल एरिया से रिलेटेड यहाँ पर बताना है। तो रेजिडेंशियल एरिया आपका यू हो गया और डे टाइम में 55 है। हमसे क्या पूछा है, डे टाइम में रेजिडेंशियल एरिया, तो क्या आंसर करेंगे 55। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसी तरह का एग्जाम में आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ग्रीन हाउस गैस ओवर डिफरेंट टाइम स्पैन ऑफ डिके 100 ईयर मैनी वेरी सिग्निफिकेंटली। अच्छा, तो यहाँ पर इस बात को ये कह रहा है कि ये जो
ग्लोबल वार्मिंग में ये सारी जो गैसेस हैं वो सबका जो टाइम स्पैम होता है वो वेरी करता है, ठीक है। तो ये बात ठीक कह रहा है, इसमें से कुछ भी गलत नहीं है। रीजन क्या कहता है कि सम ग्रीन हाउस गैसेज हैव शॉर्टर लाइफ टाइम एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड से कुछ ऐसी गैसेस हैं जिनका लाइफ टाइम जो है वो कम होता है, ठीक है। अब ईयर्स में देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है 50 to 200 ईयर्स है, वहीं मीथेन का क्या है 12 ईयर है और नाइट्रोजन का 114 ईयर है। तो ये बात भी ठीक कह रहा है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है और उसका ये रीजन भी ठीक है। सो आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, गिवन बिलो आर द सम मेटल विच आर रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट from variety of anthropogenic source, identify the metal which have been serious concern from the point of view water pollution body। तो यहाँ पर ये जानना चाहता है कि इनमें से कौन सा जो है जो वाटर पोल्यूशन के लिए ज़्यादा वो है, मतलब जैसे एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, मरकरी, कैडमियम और लेड, इन सब में से सबसे ज़्यादा जो है वाटर पोल्यूशन को कौन अफेक्ट करेगा। यहाँ पर देखिए मरकरी, कैडमियम और लेड, इन तीन चीज़ों को याद कर लीजिए। ये तीनों चीज़ें जो हैं जो वाटर पोल्यूशन के लिए ज़्यादा अफेक्टिव हैं और जब भी क्वेश्चन में आए तो आप मार्क कर सकते हैं। कुछ चीज़ें तो देखिए याद करने वाली होती है, उसे याद ही करना पड़ेगा। सो सी डी ई इज़ दी आंसर इसका हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही हो कि आपको इसमें चीज़ें समझ में आई होंगी और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे। दो ही टॉपिक अब आपका रहता है, एक तो आपका एनर्जी वाला टॉपिक रहता है और दूसरा आपका प्रोटोकॉल, सबमिट और एमडीजी एसडीजी, ये सारी चीज़ें हैं। तो इनको हम देखेंगे, उसके बाद हमारा एनवायरनमेंट यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। सो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक को पढ़ेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।